लास्ट टॉपिक देखो हम लोगों ने जहाँ पे रोका था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक हमने 20 तक के कुछ डाउट डिस्कस कर लिए थे करके बराबर। तो अभी इसके आगे अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं। अभी रैंडम मैं कोई भी क्वेश्चन पिक करती जा रही हूँ जो फटफट बन रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन में मुझे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अननेसेसरी मैं अपने दिमाग लगाने के चक्कर में इस वीडियो को हम लेंदी क्यों करें, बराबर है। चलो तो अभी देखो जरा, ये क्वेश्चन यार डाउट पूछने लायक नहीं है। क्वेश्चन तुम कह रहे हो करके किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैच आंसर बराबर मैच करता है, कुछ है ही क्योंकि इसमें कुछ हो सकता है तुमने इस वाली का तुमने इस वाली चीज कन्वर्ट ना किया हो, तो मगर इसको वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा, 5 बराबर जाएगा। अच्छा, अभी फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में एच ऑफ ऑन क्या आ जाता है, अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ एम क्यू और यहाँ पे वी और यहाँ बराबर। ओके, अब इसमें क्या करना है, तुमको एच की वैल्यू पुट कर दो 6.626 और 10 की पावर में -34 अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एम। अब सुनो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन के बारे में हो रही है ना, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बातचीत करें। 9.1 होता है। अब अंडर रूट लगाए, अगर अंडर रूट नहीं होता तो मैं सोचती यार कि उसको 9.1 रख लेते हैं। अब लेकिन क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का अंडर रूट है, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम 9 लोगे और 9 अगर अंडर रूट से बाहर आ गया तो उस चीज़ को मैं क्या 3 नहीं लिख सकती, बराबर। वैसे ही चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 1 पॉइंट, अच्छा मास के ऊपर की 10 की पावर -31 लिखना मत भूल जाना, उसको मैंने बाहर नहीं निकाला है। अभी यहाँ पे चार्ज क्या होता है 1.6, काश ये 16 होता। अगर 16 होता तो मैं उसको बाहर निकाल लेती 4 में, तो 16 बना लो। 1.6 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 10 की पावर -1, तो ये 10 की पावर -1 वही रह गया और 16 का 4 बाहर आ गया। बट चार्ज की भी यूनिट होती है कितना आप लोगों की, 10 की पावर में -19 बराबर, तो ये आएगा 10 की पावर में -19 और वोल्ट तो तुम्हें पता ही है 10 की पावर में 5। तो अब क्या करना है, बस अब सारी सिंपल कैलकुलेशंस करनी है। 6.626 रहा, ठीक है। अच्छा, नीचे में आ गया 12 और 12 कह रही हूँ 10 स्टैंडर्ड की लोगों को छत नमन के अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू तुम सबको रट्टा मार के बैठे होगे, ये आ गया। अब देखते हैं अंडर रूट में क्या बच गया है, -31 और आप लोगों का -19, यानी कि कितना हो जाता है वाली चीज़ 40 और एक 41 में से अभी +5 करने का है, या फिर ऐसा कह सकते हो 10 की पावर -40 35 36 नहीं, रुको कहीं कुछ मैं खा गई हूँ क्या। चार्ज में 10 की पावर -31 है और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलूम, तो -19 और एक वो -20 और ये -51 और ये 5, अच्छा -46। अब देखो 10 की पावर -46 के बारे में तुम तो जानते हो कि जब मैं इसको अंडर रूट के बाहर निकालूंगी तो जो भी इसकी पावर होगी वो वाली पावर कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली आधी, यानी कि -23। और -23 को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 10 की पावर 23। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। 12 इंटू 1.41, तो मैं जो पता है ये 16.968 आता है। जब तुमने कहा था श्रेयन कि तुम आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मैंने करके देखा था, तो 6.626 डिवाइडेड तो कितना आ रहा है, देखो 0.39 आता है करके, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली चीज़ जो भी आता हो इसका आंसर आएगा 0.39 और पावर में कितना आ जाएगा 7 8 9 10 11 -11। अब एक काम करते हैं, केमिस्ट्री में यूजुअली आंसर मतलब एक नंबर और फिर डेसिमल आना चाहिए, यानी कि 3.9 इंटू 10 की पावर -12 के फॉर्मेट में दिया जाता है। अब 10 की 1 आप लोगों का पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये मीटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3.9 पिकोमीटर और इसका आंसर पीछे श्रेयन दिया हुआ है 3.88, तो बराबर मैच तो कर रहा है 3.9 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ सही है करके, बराबर। अच्छा, अब आते हैं किसी दूसरे सवाल में, जैसे ये लिखा है, ये भी इजी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट वुड कॉज फोटो डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इफ द CCl बॉन्ड एनर्जी इज 243 किलो जूल पर मोल। ये एक्चुअल में ना बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नॉट फेवरेट करके, बहुत ही फेमस। इसके जैसे और भी दो तीन क्वेश्चंस एक्चुअल में क्रिएट किए जाते हैं। अभी तुम लोगों को वो तो पता है आपका प्लैंक, तो ये प्लैंक का से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों ये प्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है मुझे कैसे पता, फोटोन की बात हो रही है, फोटो डिसोसिएशन बराबर, लाइट एनर्जी से आपको उसको तोड़ना है, तो ये आपके प्लैंक कांस्टेंट वाला जो है, प्लैंक थ्योरी है, वो वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ये प्लैंक है तो इसका मतलब E = H न्यू वाला कंसेप्ट होगा।
ई इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच न्यू बोल के बोलना चाहिए। एन मतलब कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आप लोगों को लगे हैं करके, बराबर, हाँ करके, ये तो बराबर है। और वैसे भी उसने तुमसे पूछा क्या है, कैलकुलेटिव वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, यानी कि एन टाइम्स ऑफ एच सी बाय लैम्बडा। एच की वैल्यू तुम्हें पता होगी, क्यों पता होगी करके, क्योंकि एच तो एक कांस्टेंट है ना। अच्छा, उसके अलावा और क्या जानकारी है तुमको, तुम्हारे पास, तो तुम ये बोलोगे कि उसके बाद आपके पास सी भी है, लैम्बडा हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है करके। तो अभी तुमको पता होना चाहिए ई फॉर एनर्जी और एन टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स आप लोगों को कितने लगे। अब देखो, एक क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए 243 किलो जूल पर मोल की एनर्जी आपको लगती है, ठीक है। कितनी लगती है? 243 किलो जूल पर मोल की एनर्जी। पहले तो ध्यान से प्रवचन सुन लें। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक मोल में आपके पास Na पार्टिकल्स होते हैं, चैप्टर नंबर 1 के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो ये बोल रहा है किलो जूल पर मोल, यानी कि एक मोल के लिए 243, ठीक है। एक मोल के लिए कितना? 243 करके। तो अभी इमेजिन करते हैं, मुझे पहले तो ये बता दो कि किलो जूल में तो काम करना नहीं है, जूल में काम करना है। तो 243 किलो को हटाया तो 3 0 लगाया तो ये बन गया जूल पर मोल करके, ठीक है, बराबर। ये वाला बन गया आप लोगों का इतना। अभी यहाँ पर सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे क्या करनी चाहिए करके, अभी यहाँ पर जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये जो n है, इस n को तुम यहाँ डिवाइड में ले आओ, तो E अपॉन में n इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। अब ये कितना दिया है? 243 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी अगर मैं ऐसा अज्यूम करूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, आपके पास Na पार्टिकल्स है, ठीक है। तो मेरे पास एनर्जी यहाँ पे कितनी दी हुई है करके, एनर्जी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी दी हुई है? 243, यानी कि 243 और उसके बाद 000, यही मेरे पास एनर्जी की वैल्यू है। और उसको डिवाइड कर देंगे हम Na पार्टिकल्स से, यानी कि कैलकुलेशन कहाँ शो करें, और कोई एक पेज ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ ऐड करना है, यहाँ। तो क्या हो जाएगा? एनर्जी कितनी दी है? 243,000। अच्छा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ जाएगा आपका? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्बडा तुम्हें कैलकुलेट करना है, बराबर, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशंस कर लो। लैम्बडा अगर कैलकुलेट करना है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 आप लोगों का यहाँ पर आ गया ये 18, कैरी 1, 3 2 6 7, 3 6 अगेन 18, कैरी 1, 3 6 18 और ये 19.878 और पावर कितनी हो जाएगी? -26। ये वाली क्वांटिटी भी तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 की पावर 23 भी आ गया ऊपर, और एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 ये मल्टीप्लाई में, और नीचे में 243 इंटू 10 की पावर 3। ये ऐसे मैं पावर्स को ना हमेशा इस तरीके से लिख लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। 19.878 को, एक मिनट ये क्या खुल गया, 19.878 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो ये 6.022 कितना आएगा? 119.7। तो ये चीज़ आ गई तुम्हारे पास 119.7, और पावर पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो पावर होगा -3 और ये वाला 3 भी ऊपर गया तो -6 डिवाइडेड बाय 243। अब 119.7 को अगर 243 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आंसर <1 तो आएगा ही करके। तो ये डिवाइड बाय 243 कितना हो गया? 0.49। तो अच्छा, एक डेसिमल ना थोड़ा और देख लेना चाहिए करके, 3 डेसिमल तक, 0.4926। तो कहाँ गया? यहाँ लिखने की अपनी जगह 0.4926 करके ये आंसर इंटू 10 की पावर -6। अब ये लैम्बडा निकला है। अब लैम्बडा तुम्हें या तो यार नैनोमीटर में लिखो या तो एंगस्ट्रॉम में लिखो, ऐसा कुछ लिखो ना, ऐसा लैम्बडा कौन लिखता है करके। तो एक काम करती हूँ मैं, इसको यहाँ तीसरे प्लेस पे यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। तीसरे प्लेस पे शिफ्ट करने से क्या होगा? 492.6 कुछ आ जाएगा, और 10 की पावर -9 आ जाएगा, और 10 की पावर -9 को मैं क्या लिख सकती हूँ? उसको मैं 492.6 नैनोमीटर। अगर तुम डायरेक्ट 4926 लिखते तो फिर आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाता। तो ये हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 43। इसका आंसर आया 492.6
नैनोमीटर। हो सकता है डेसिमल में पीछे थोड़ा बहुत तुम्हारा वेरिएशन तुम्हें देखने को मिले, बिकॉज सबका कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है। कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लेवल पर लेता है उस पर अपन ने तो कैल्सी का प्रयोग किया है ना। अच्छा, वैसे ये कौन सा है, पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 43 है, याद रखेंगे 43। मैं लिख लेती हूँ तो मैं भूल जाऊँगी कौन सा वाला देखना है। 43 तो कहाँ गया, 43 ये देखो 4.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, उसने मीटर में रिपोर्ट किया है। तो कहाँ गया हम लोगों का मीटर, हम लोगों ने जो आंसर अपना ढूंढ के निकाला है वो यहीं कहीं होगा। एक मिनट, ये रहा, ये देखो ये अपना आया है, राइट। तो अभी ये जो आंसर आया है ये मेरा ऑलरेडी मीटर में ही आया था, तो इसको अगर मैं यहाँ सिर्फ 1 डेसिमल शिफ्ट कर देती तो मेरा आंसर ये पीछे से मैच हो जाता, बराबर। तो ये यार तुम लोग ना ऐसे सड़े डाउट्स पूछ रहे हो जिसमें सिर्फ ना कोई कैलकुलेशन एरर है तुम लोगों की, और उसको तुम एज अ डाउट पेश कर रहे हो। मैंने तो एक ही बार अटेम्प्ट कर रही हूँ और मेरे को एक बार में आ रहे हैं सारे आंसर्स। हाँ, अगर पीछे से तुम्हारा कोई आंसर मैच नहीं करता है ना तो थोड़ा देखो समझो कि हो सकता है तुम में एरर हुई हो। चलो कोई बात नहीं, ये एक्सरे वाला तो देखो तुम्हें अभी बनना नहीं चाहिए। चलो देखते हैं इस एक्सरे वाले को अभी भी देख लेते हैं। फिलहाल ये वाला पेज आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्या बोला है करके, अच्छा चलो देखते हैं करके द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2S। डिसोसिएशन एनर्जी मतलब यहीं पे ये जो लिख के दिया था ना, क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, बराबर, ये वही है करके। अच्छा, अब आगे बोल रहा है कि H2 को डिसोशिएट करने के लिए तुम्हें 430 पॉइंट समथिंग कुछ एनर्जी लग रही है, ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर हमने H2 को एक्सपोज किया एक सर्टेन रेडिएशंस के सामने, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ 253.7 नैनोमीटर। अच्छा, तो अभी वो तुमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कितने परसेंटेज रेडिएंट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैथ्स का सवाल है, केमिस्ट्री का तो ये सवाल ही नहीं है। जिस इंसान को थोड़ी सी भी जानकारी है करके किससे चीज़ से रिलेटेड, आप लोगों के क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रवचन से रिलेटेड, तो वो इंसान तुरंत इसे बना लेगा। सबसे पहले तो यहाँ आ जाओ, क्या हो जाएगा, ये आपका किलो जूल में, चलो ठीक है, किलो जूल को अपन जूल में कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। पहले आगे बढ़ते हैं। तुमने इसको सर्टेन वेवलेंथ एक्सपोज की जो कि 253.7 नैनोमीटर की है। हर वेवलेंथ के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो वो जो वेवलेंथ तुम उसको भेज के दे रहे हो कि ले वेवलेंथ जा, वो वेवलेंथ अपने साथ एनर्जी लेके जा रही होगी, तो पहले तो पता लगाओ कि वेवलेंथ कितनी एनर्जी लेकर आ रही है। सो वेवलेंथ की अगर एनर्जी निकालनी है, मतलब उस अगर रेडिएशन की एनर्जी निकालनी है, तो रेडिएशन की एनर्जी कैसे निकालोगे, E=hc/λ, h की और c की मल्टीप्लीकेशन अभी मैंने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में निकाली है, सो मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। 19.878 एंड 10 की पावर में आई थिंक -26 आया था, हाँ इतना ही आया था। और अपॉन में लैम्बडा है, कितना है 253.7 नैनोमीटर, हमको मीटर में रखना है क्योंकि h की वैल्यू की जो यूनिट होती है जूल पर मीटर सेकेंड आता है, तो नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशंस को कर लो, तो कितना आ जाएगा, -9 को अगर मैं ऊपर पटक दूँ तो +9, और +9 अगर वो आ गया तो 10 की पावर -17 हो जाएगा वो। अब बस डिवीजन करना है 19.878 का, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा। तो ये रहा तुम लोगों का 19.878, और इसको डिवाइड किससे करना था हमको, 253.7 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.0783, ठीक है। तो कितना है ये 0.0783 जूल की एनर्जी वो अपने साथ लेकर जा रहा है। इसको अच्छा लगेगा कि अगर एक नंबर बाद मतलब यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि अगर मैं इसको 7.83 के फॉर्मेट में लिखूंगी तो ये 2 खिसका है तो 10 की पावर -19 जूल, इतनी एनर्जी उस रेडिएशन के पास है। और जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, अगर तुमको उसको तोड़ने का है तो तुम्हें यह पता लगाना पड़ेगा कि उस पूरे हाइड्रोजन्स को तोड़ने के लिए, ठीक है, तुम लोगों को कितनी एनर्जी लगेगी, बराबर, कितनी एनर्जी पर मॉलिक्यूल आप लोगों को लगेगी। तो अभी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने काम में। देखो कैसे, क्या इस एनर्जी को ऑब्वियसली क्या करोगे, डिवाइड करोगे n से, ठीक है। इसको हम लोगों ने कितने से डिवाइड कर दिया, n से, जहाँ पे n का मतलब क्या, एवोगैड्रो नंबर। तो कितना हो जाएगा, पहले तो किलो जूल में, उसको जूल में कर लेना क्योंकि अपना ये वाला आंसर आया है। तो 430.53, और किलो को हटाने के लिए 10 की पावर 3,
डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि ऊपर जाके 10⁻⁻23 होगा, तो यानी कि इनडायरेक्टली ऊपर 10⁻⁻20 कर देती हूँ मैं। अब डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 430.53 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 कितना हो गया 71.49। कहाँ गया ये लिखने की जगह, अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ ये रहा 71.49 इंटू 10⁻⁻20 जूल। यार देखो 20 जूल ना अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी पावर -19 है, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई है, पहले वो चेक कर लेते हैं। नहीं सब सही है, कैलकुलेटर नहीं तो किया है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में रख लेती हूँ 7 पॉइंट वाले। तो 7 पॉइंट वाले फॉर्मेट में जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 10⁻⁻19 जूल। लगे तो तुम 7.149 को 7.15 भी राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अभी आपका जो हाइड्रोजन का है उस हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए आपको 7.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल की एनर्जी क्या हो रही है, लग रही है। और तुम सप्लाई कितने की कर रहे हो 7.83, यानी कि तुम ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो एज कंपेयर जितनी लगनी चाहिए। तो तुमने कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 7.83 और 7.14 दोनों के बीच में गैप कितना है, तो 13 में से 4 गया यानी कि ये बच गया आपका 7। 8 ने कैरी दिया होगा तो 7 में से 1 गया 6 यानी कि 0.67 और 10⁻⁻19 जूल ये तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी। अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी तुमने दी है ये सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, काइनेटिक एनर्जी में। बट वो तुमसे ये पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई। अब तो यार ये मैथ्स का सवाल है, ठीक है। जैसे अपन नहीं बोलते हाउ मच परसेंट यू गेट या हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो आप लोगों ने 10th क्लास के सरफेस एरिया 9th क्लास के इसमें किया होगा। तो कितने का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 0.67 इंटू 10⁻⁻19 का मतलब काइनेटिक एनर्जी बनाए, और कितने के इसमें बनाए दिया आपने कितना था उसके रिस्पेक्ट में। तो 7.83 इंटू 10⁻⁻19 परसेंट में कैलकुलेट करना है, तो ये तो गया 0.67 को 7.83 से 0.67 डिवाइडेड बाय 7.83 कितना हो जाएगा 0.085। और इसी को अगर मैं यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर 8.5 के करीब कुछ आंसर आ जाएगा, यानी कि 8.5%। 41 क्वेश्चन हमें देखते हैं इसका क्या है करके। 41 ये रहा, देख लो कितना है 41 का यहाँ आंसर, कहाँ चला गया 41। अरे 41 का आंसर एंगस्ट्रॉम में कैसे है, ये नीचे वाला 8.68 है, मेरा 8.5 आया है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि थोड़ा बहुत तो देखो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ नहीं किया। मैंने बोला था तुम उसको पॉइंट में 9 का राउंड ऑफ 5 कर सकते हो, मैंने वो नहीं किया। देख लेते हैं मेरे से मैंने क्या गलती किया। अच्छा 41 नहीं देखना था रे, 44 ही देखना था, बराबर है। मैंने इसको रीड कर लिया एक्शन में, सॉरी। तो हो गया, देखो आंसर मैच हो गया। आंसर शीट के बहुत रेयर चांसेस हैं कि गलत होंगे, ठीक है। तो जब तुम काम करो तो थोड़ा सावधानी से किया करो। सो अभी आगे बढ़ते हैं। इस पेज में 43 हो गया, 44 हो गया, 41 कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तुम्हें इसकी पीडीएफ की कोई नीड नहीं है, खुद अपने कैलकुलेशंस वगैरह करो, बराबर आंसर मैच होते हैं। इसको मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमें स्पेस चाहिए। कौन सा क्वेश्चन 44 डन है। 41 में आ जाते हैं। क्या बोला है 41 में, द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2 टू फॉर्म HBr इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज इनिशिएट बाय द फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ Br2 इनटू फ्री एटम। वही दो सवालों का फिर से कचरा, कि यानी कि आपको Br2 का बॉन्ड तोड़ना है और आपको Br क्रिएट करना है। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 192 किलो जूल पर मोल। अब मैं ये नहीं करूँगी, ठीक है, अब ये तुम खुद कर लो। इससे मेरी क्या नीड है बताओ, इसमें मेरी कोई भी नीड नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्वेश्चन तुम अब खुद करने के लायक हो। जो भी आपका 192 किलो जूल है, सबसे पहले तो जूल में कन्वर्ट कर लेने का, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, जूल में कन्वर्ट करने के बाद उसको डिवाइड बाय Na कर देना। अच्छा उसके बाद Na से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, आपको वो एनर्जी मिल गई। अब H और C, जैसे कि फॉर्मूला होता है ना E = Hc बाय लैम्बडा, तो आपने N से भी डिवाइड कर दिया, तो ये वाली एनर्जी आपके पास है। Hc पता है, तुम्हें लैम्बडा एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। ख़त्म हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है। यानी कि वो एक सीरीज टाइप के क्वेश्चन है ये। जब भी तुम देखो ना किलो जूल पर मोल, तो एक्चुअल में फटाफट उसको डाल दिया करो, डिवाइड कर दिया करो Na से, ठीक है। जैसे ही तुम उसको Na से डिवाइड करोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर सही मिलेगा।
अगर तुम Na से डिवाइड नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर कैसा गड़बड़ आएगा, बराबर। ये वाली चीज़ याद रखना करके, ठीक है। आपने उसको क्या कर दिया, Na से डिवाइड करने का, बराबर। तो अब उसमें मुझे ही लगता करके कि तुम्हें कोई गड़बड़ है करके, ओके। तो अभी यहाँ पर आगे देख लेते हैं करके, और तुम लोगों के पास चीज़ कितनी है, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तुम अटेम्प्ट कर लो, इसमें मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके जैसे मैं 2 सवाल करा चुकी हूँ, 43 कर चुकी हूँ, 44 कर चुकी हूँ। 42, द क्वांटम यील्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ HI इज 0.2। यील्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर गया है उसमें, बल्कि यील्ड परसेंटेज यील्ड वगैरह ये सब भी हम लोगों ने बातचीत की थी, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में क्वांटम यील्ड के बारे में आप लोग जानते हो। अब बोल रहा है करके कुछ क्वांटम यील्ड आप लोगों को इतना इतना दिया है। इफ़ इन एन एक्सपेरिमेंट 0.01 मोल ऑफ HI डिकम्पोज, यानी कि आपने क्या किया है करके, जब इनिशियली रिएक्शन शुरू की थी तब HI के कितना मोल्स लिए थे, 0.01 मोल्स। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। अच्छा ठीक है, तो देखो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं बैलेंस की हुई। HI का डिकम्पोजिशन करना है, यानी कि डिकम्पोज होने के बाद H2 + I2 बनेगा, यानी कि यहाँ पे 2 होगा। अब क्वांटम यील्ड बोल रहा है कि क्वांटम यील्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ HI इज 0.2। अच्छा, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास इन एन एक्सपेरिमेंट 0.01 मोल्स हैं HI के, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम लोग करके, रुको सोचने दो। क्वांटम यील्ड आपको यहाँ पे दी हुई है, चलो क्वांटम यील्ड का अपन बेसिक मतलब समझते हैं। बेसिक मतलब यानी कि अगर आपके पास 1 मोल HI का होता, 1 मोल अगर HI का होता, तो आप लोगों का जो करके 0.2 मोल्स आप लोगों के क्या होते करके बनते, ठीक है, डिकम्पोज होते, वो बताना चाह रहा है। तो अगर तुम्हारे पास 1 मोल HI तो है नहीं, तुम्हारे पास तो रियलिटी में 0.01 है, तो उसके लिए कितना यील्ड निकलेगा पहले तो वो बताओ, x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0.001 डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आ जाएगा 0.0002, ये इस तरीके से, बराबर, ये इतना आ जाएगा। अच्छा, कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, नहीं 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 नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, क्वांटम यील्ड। चलो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं क्वांटम यील्ड का, कॉपी में लिख के रख लेना, मैंने लिखवाया नहीं है। क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला होता है कितने मॉलिक्यूल्स आपके डिकम्पोज हुए डिवाइडेड बाय आपके कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड हुए, बराबर। तो फोटॉन एब्जॉर्ब्ड आपको निकालने हैं, ये वाई बस आपको ये रखना है याद कि आप क्वांटम यील्ड आपको दी हुई है, बस मॉलिक्यूल कितने डिकम्पोज हुए ये याद रखो। तो यहाँ पे 0.01 मोल अपना आंसर मत लिख देना, कितने मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हुए वो तुमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स होते हैं ना। अब पार्टिकल्स का मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल, जो चाहे वो ले लो, बराबर, जो चाहे वो ले लो। तो आप लोगों का जो 1 मोल होता है, उस 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर 0.01 अगर आप मोल लोगे तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये 0.01 इंटू में Na, और यहाँ पे 0.2, बस कैलकुलेशंस कर लो, तुम्हारा फोटोन का आंसर आएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं था, देयरफॉर तुम लोगों को शायद इसमें दिक्कत हुई होगी। अब ये एक्सरे वाले में आ जाते हैं। एक्सरे एमिटेड फ्रॉम अ कॉपर टारगेट, कॉपर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, 29, हो सकता है इसकी नीड पड़ जाए, अच्छा दिया भी है। एंड अ मोल्बेडिनम टारगेट आर फाउंड टू कंटेन अ लाइन ऑफ वेवलेंथ 22.85 नैनोमीटर attributed to the K alpha line of an impurity element. ठीक है, ये वाली चीज़ है तो ठीक,
बट ये वाला पार्ट एक्चुअल में बेसिकली आप लोग जब एक्सरेज का न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ाई करोगे तब ये आपके काम में आनी चाहिए थी। अभी तो देखो उसकी कोई नीड है नहीं। के अल्फ़ा क्या होता है, जब तुम्हें वहाँ पे एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बनाने को ये सिखाया जाएगा या फिर जब तुम वहाँ पढ़ोगे तब तुम्हारे काम में आएगा कि वो के अल्फ़ा वगैरह सब चीज़ें क्या है करके। अभी ये तुम्हारे किसी भी काम का एक्चुअल में नहीं है, ये अभी बहुत ही अननेसेसरी चीज़ है करके। ठीक है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ करके इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो आपका जो मॉसली था उसका तो ये नियम तुम्हें पता ही है, अंडर रूट ऑफ क्या नाम है, ये गामा लिखा है उसने, बट मैं अपनी लैंग्वेज में लिखती हूँ। मॉसली का एक्चुअल में अंडर रूट फ्रीक्वेंसी होता है, तो मैं उसको लिख रही हूँ अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ जेड माइनस बी। ये मॉसली के अकॉर्डिंग था, बट हम लोगों ने तो पढ़ के रखा है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके लिए सी इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू यूज़ करते हैं, और एक्सरे भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही पार्ट है, तो सी इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू। सो कैन आई राइट, जैसे सी इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू है, सो कैन आई राइट न्यू इज इक्वल्स टू दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सो देयर फॉर अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी बाय लैम्बडा, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सी अपॉन में लैम्बडा, ये इस तरीके से। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि गिवन पार्ट में मुझे क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है। अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो ये इक्वेशन फिर मेरी सफिशिएंट होती। ठीक है, तो अभी फॉर कॉपर, ठीक है, कॉपर के लिए आप एक बार इस चीज़ को सॉल्व कर लो। कॉपर के लिए ना तुम्हें ए पता है ना तुम्हें बी पता है, बट हाँ एटॉमिक नंबर पता है कितना, 29, तो ए 29 माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी, यानी कि 3 × 10⁸। कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम करोगे, वो मैं नहीं करूँगी, कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैंने बता दिया है। डिवाइडेड बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा कितना है आपके कॉपर का 15.42 करके कुछ दिया है। किस में दिया है, नैनोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऊपर में आपने जो लिखा है वो आपका किस में है, मीटर में, मीटर पर सेकंड है ना, स्पीड ऑफ लाइट, तो 10⁻⁹। इस इक्वेशन को जब तुम थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगी। ठीक है, और नहीं भी बनेगी तो एक इक्वेशन बना के रखो। सिमिलरली फॉर मॉलबेडनम ये वाली चीज़ करो, तो फॉर अगर मॉलबेडनम करोगे तो उसका भी एटॉमिक नंबर दिया है 42, ए 42 माइनस बी, और यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ 3 × 10⁸, और अपॉन में कितना आएगा 7.12 इंटू 10⁻⁹। ये दो चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर तुम्हारे पास, तुम खुद सोचो, जब तुम ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे तो 29a प्रोड्यूस होगा, और जब इसको ओपन करोगे तो -a भी प्रोड्यूस होगा। इसको ओपन करोगे तो 42a प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे -a भी। अब जितनी मैथ्स तुम 10th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हो, इतना तो तुम्हें पता है कि अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन में जैसे +2 क्रिएट +2x क्रिएट हो रहा है, तो दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से, ताकि -a भी माइनस वाला पार्ट कट जाए। और अगर ऐसा तुमने सब्ट्रैक्शन किया तो तुम्हारे पास सिर्फ कितना बचेगा, 29a और माइनस में 42a, ये बचेगा, इक्वल टू, अगर मैं इसमें से अंडर रूट ऑफ 3 × 10⁸ कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 15.42 इंटू 10⁻⁹। मतलब अब बेसिक एल्जेब्रा से तुम ए कैलकुलेट कर सकते हो, ख़त्म, ए कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, और उसके बाद तुम लोगों से बोला क्या जा रहा है करके, ए कैलकुलेट करके बी भी कैलकुलेट कर लो। अब बी तो तुमसे पूछा ही नहीं है। अच्छा, ए और बी, अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ द इम्प्योरिटी एलिमेंट। उस इम्प्योरिटी एलिमेंट का बताओ। तो देखो, एक्सरे जो निकली कॉपर टारगेट से और मॉलबेडनम टारगेट से, उसमें एक वेवलेंथ थी, ठीक है, जो कि इस नैनोमीटर की थी, और एक इम्प्योरिटी एलिमेंट की वजह से थी, क्योंकि कॉपर की वजह से जो वेवलेंथ होती वो इस पीक पे आनी चाहिए थी, और मॉलबेडनम की वजह से अगर कोई होती तो इस पीक पे देनी चाहिए थी उसने अपनी रेंज, बट ये दे रही थी कोई अलग ही। तो इससे समझ में आ रहा था कि उस सैंपल में कॉपर और मॉलबेडनम के अलावा भी कुछ है। तो फिर अगेन यही यूज़ करना, इस बार ए पता है, इस बार बी निकाला हुआ है, सी तो पता ही होता है, लैम्बडा आपको दिया है, और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हें कभी भी मेंस में नहीं पूछा जाएगा, नेवर। क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने में आधा घंटा लग जाएगा। सोचो ना, तुम इसका ये निकालोगे, बाप रे, हेक्टिक कैलकुलेशन। बट क्योंकि थियरी पार्ट है और हर क्वेश्चन से तुम्हें फैमिलियर होना चाहिए, इसीलिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तुम अपना थोड़ा ध्यान में रखना करके, ये फॉर्मूला क्वांटम यील्ड का, मॉलिक्यूल कितने डिकम्पोज हुए डिवाइडेड बाय अपने फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। चलो, तो यहाँ पे हमने आज कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 1 2 3 4 5, और नीचे में एक 6, टोटल 10 का टारगेट रखते हैं। तो अभी एक और पे बढ़ते हैं आगे।
7-8 इस पेज में हमारा हो जाएगा करके। सर्टेन डाई एब्जॉर्ब 4530 एंगस्ट्रॉम एंड फ्लोरोसेंस एट 5080 एंगस्ट्रॉम। एक मिनट, फ्लोरोसेंस these being wavelength of maximum that undergo given condition 47% of the absorbed energy is emitted. Calculate the ratio number of quanta emitted to the number of quanta absorbed. Okay, देखो क्या बोल रहा है, आपने कपड़ा पहना है, आपके कपड़ों में जो कलर आप देखते हो, रंग बिरंगे हमारे ड्रेसेस के कलर होते हैं, हर कलर जो होता है उसमें एक डाई होती है, ठीक है। अब तुम लोग अभी इतने छोटे हो कि वो सब चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट हाँ उनके अंदर जो अपन ने कपड़े पहने हैं उनमें भी कलर्स कहाँ से आते हैं, उनके अंदर कलर्स इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके अंदर हम केमिकल डालते हैं, सम क्रोमोफोर्स ऑक्सोफोर्स जो उन कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने जो डाई थी उसने 4530 एंगस्ट्रॉम का क्या किया, एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया। आगे का सवाल पढ़ने का ही नहीं, उसने इतना वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया। अभी अगर वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रही है तो इनडायरेक्टली वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, बराबर कह रही हूँ। इनडायरेक्टली वो क्या कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है आप लोगों की, है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि आपके इस पर्टिकुलर 4530 एंगस्ट्रॉम वाले ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, यानी कि ई एब्जॉर्ब्ड तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ, तो तुम बोलोगे एच सी डिवाइडेड बाय 5080, अच्छा नॉट 5080, तुम बोलोगे कि इट विल बी 530 इंटू 10 की पावर -10। इतनी उसने एनर्जी क्या की, आप लोगों की एब्जॉर्ब की। अब मुझको ये तो पता नहीं है कि वहाँ कितने फोटॉन्स है, क्योंकि बोल रहा है ना कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड टू द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड, तो ऑब्वियसली एक तो नहीं होगा, तो फॉर्मूले में यहाँ आ जाता है एक वर्ड और एक और वर्ड की एंट्री हो जाती है, वो है एन। तो यहाँ पे एन, अच्छा रुको, यहाँ पे हम लोग उसके पास क्या लिख देते हैं, एन एब्जॉर्ब्ड, यानी कि इतने क्वांटा एब्जॉर्ब्ड हुए, इतने फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड हुए, ठीक है। अब फोटॉन्स और क्वांटा क्या होता है उस ज़माने में जब पढ़ाया था तब बताया था, ठीक है। अच्छा अब आगे, एंड फ्लोरोसेंस एट 5080 एंगस्ट्रॉम। फ्लोरोसेंस का मतलब वापस से वो चमक रहा है, वापस से चमक प्रोड्यूस कर रहा है करके, ठीक है। मतलब एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद री एमिट किया उसने, ठीक है। फ्लोरोसेंस मतलब री एमिट किया। तो जब वो बाकी डिटेल अगर उसका मतलब समझना तो गूगल कर लेना। तो जब वो री एमिट करता है तो री एमिट करते हुए वो 5080 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ करता है। अब ये कोई मैथ्स नहीं चल रही है कि अरे यार गया तो अंदर 4530 का था, बाहर 5080 का कैसे निकला। ये सारा अपना शैतानी खोपड़ी नहीं चलाने का, ठीक है। जो डाटा दिए हैं उस पर काम करो। तो ई एमिटेड ऐसा लिखते हैं, ई एमिटेड वो कितना होगा, कितने फोटॉन्स एमिट हुआ है मुझे नहीं पता, इंटू एच सी डिवाइडेड बाय उसका लैम्बडा। तो कितना है उसका लैम्बडा, 5080 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। अच्छा अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड, यानी कि एन एमिटेड का रेशियो कैलकुलेट करना है एन एब्जॉर्ब्ड के साथ। अब आगे जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कर ली, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 47% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एमिटेड, यानी कि एक कंडीशन आपको दी हुई है, वही कंडीशन इस क्वेश्चन को हेल्प करने की मदद करेगी। 47% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एमिटेड, यानी कि अगर कोई पूछेगा कि ई एमिटेड क्या है तो तुम बोलोगे 47/100 मल्टीप्लाई बाई ई एब्जॉर्ब्ड, बराबर कह रही हूँ मैं, है ना, यही होगा। तो ई एमिटेड अभी आप लोगों के पास कितना है, देखो सादी कैलकुलेशंस है, एक पेज लगे तो अपन ऐड कर लेते हैं यहाँ पर ताकि प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, ठीक है। आई थिंक मैंने गलत जगह पेज ऐड कर लिया है, रुको, ठीक है। अरे अभी भी नहीं आया है, 2 मिनट, हाँ चलो आगे। अब ई एमिटेड कितना है, एन टाइम्स ऑफ ई एमिटेड मल्टीप्लाई बाय एच सी डिवाइडेड बाय 5080 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल टू 47/100 मल्टीप्लाई बाय ई एब्जॉर्ब्ड। तो ई एब्जॉर्ब्ड कितना हो जाएगा तुम लोगों के पास, कहाँ गया, हाँ एन एब्जॉर्ब्ड इंटू में एच इंटू सी अपॉन में 4530 इंटू में 10 की पावर -10, ये गया एच सी चला गया, बराबर। तो अब देखो क्या बचा आपके पास, एन एमिटेड अपॉन में एन एब्जॉर्ब आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि 47 मल्टीप्लाई बाय 5080 अपॉन में
4530 इंटू में 100, ये वाली चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, बराबर। इन दोनों को उड़ा दो, 47 मल्टीप्लाई बाय 508। ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है एक्चुअल में, बट मैं कैलसी का प्रयोग क्यों कर रही हूँ तुम्हें पता है, 23876, तो ये आ जाएगा 23876। अच्छा, डिवाइड बाय 453, तो इसका जो भी आंसर आया है उसको डिवाइड कर दो 453 से, तो 52.7 के अप्रॉक्स कुछ आता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 52.7 और 10 की पावर -2, ये वाला ऊपर मैं भेज दी हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा 0.527। यानी कि आप कोई पूछेगा कि रेशो कितना है तो कह सकते हो कि रेशो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 के करीब है ना। वैसे एग्जैक्टली 1/2 तो नहीं कह सकते, क्योंकि 1/2 तो 0.5 होता है, तो 527 आ रहा है, बट कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 40। अब देख लेते हैं 40 का आंसर किधर को है। 40 तो कहाँ गया 40, रुको देख लें दो, ये रहा 40 का आंसर, ये देखो एग्जैक्ट मैच हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो ये हम हो गया हमारा 7वां सवाल डिस्कस्ड। अब आ जाते हैं 8वें सवाल की तरफ। ठीक है, ये सवाल भी देखो तो तुम लोगों ने पूछा है, अच्छा नहीं पूछा है, मतलब ईजी था, ये नहीं पूछना चाहिए था। तो मुझे नहीं पता है किसका डाउट था, बट ये चीज़ आप लोगों के नहीं निकलनी चाहिए थी मुंह से करके कि ये हमारा डाउट है करके, ये गंदा डाउट पूछा गया है। अच्छा 39, ये भी डाउट है, देख लेते हैं इसको। हीलियम एटम कैन बी एक्साइटेड टू 1s1 2p1 बाय लैम्बडा। एक मिनट क्या बोल रहा है करके, कुछ तो बोल रहा है, बाद में सोचते हैं क्या बोल रहा है। बाय लैम्बडा इक्वल टू 58.44 नैनोमीटर if the lowest excited state of helium lies 4857 centimeter inverse below the above। क्या बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लोअर एक्साइटेशन स्टेट। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लगता है करके कि कुछ गड़बड़ सा लैंग्वेज वहाँ पे दिया गया है करके, आप लोगों को बोल रहा है कि हीलियम एटम को हमको एक्साइट करना है करके। ठीक है, कर देंगे एक्साइट टू 1s1 2p1। अच्छा, कैसे करना है उसको, 1s1 2p1 से करना है। मतलब अगर मैं सादे हीलियम की बात करूँ तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, उसके बाद 2s0 होता है, 2p0 होता है। ऑब्वियस है, तुम चाहते हो कि ये उसका नॉर्मल है, ये उसका नॉर्मल ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। तुम चाहते हो कि वो एक्साइट हो जाए, यानी कि 1s1 हो जाए, 2s0 हो तो रही रहे, और वो एक इलेक्ट्रॉन 2p1 में चले जाए। अच्छा, यानी कि s में एक और p में एक, ऐसा तुम चाहते हो। होगा नहीं होगा वो सब की फालतू की टेंशन नहीं, बट ऐसा तुम चाहते हो। ठीक है, अब उसमें वो तुमसे ये कह रहा है करके कि यहाँ पर इस काम को करने के लिए आपने एक वेवलेंथ यूज़ की, और उस वेवलेंथ का तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है। तो ऑब्वियस है, जैसे मैं हर बार का तुम्हें प्रवचन कहती हूँ करके, अच्छा वो ये कि आपकी जो वेवलेंथ है वो एनर्जी मांगती है, एनर्जी है ना। तो ये एनर्जी है करके, ये जो आप लोगों की एनर्जी है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो करके, अब ये वाली चीज़ कैसे करेंगे करके, ये थोड़ा सा एक्चुअल में ये वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, और अभी तक तुम लोगों ने जितना भी कुछ पूछा है उसमें मुझे लगता है करके ये आप लोगों का इकलौता ढंग का सवाल है अभी तक जितना तुम पूछे हो सकता है एक या दो और भी हो, बट अभी तक जितना भी पूछे हो करके ये उसका इकलौता आपका ढंग का सवाल है। अब इसमें आते हैं हम लोग आगे। 58.44 नैनोमीटर के तुम लोग एवर्स में उसमें एनर्जी कितनी लगेगी ये कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर। उसको एनर्जी कितनी लगने वाली है आप इस चीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हो कि E इक्वल टू SC बाय लैम्बडा, सो यू कैन कैलकुलेट व्हाट आप लोगों का लैम्बडा। ये हो गया हम लोगों का पहला। अब उसके बाद आगे कैसे करेंगे इसको, रुको सोचने दो, एक्चुअली में सवाल ना बड़ा अजीबोगरीब है। चलो देखो, इस सवाल में
हम लोगों को एक कंसेप्ट अप्लाई करना है। उस कंसेप्ट को ना थोड़ा, इस सवाल को पहली बात तो अपनी नोट्स कॉपी में ना लिख के रख लेना, ठीक है। अब वैसे कायदे से जो मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर आप एक्साइटेशन करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन पहले तो 2s में जाना चाहिए था, तुम भेज रहे हो उसको डायरेक्ट कहाँ पे 1s से तू जा करके कहाँ पे 2p में। अच्छा, वैसे जाना कहाँ से चाहिए था, वो 1s से जाना चाहिए था आपके 2s1 में, अगर जाना भी चाहिए था तो 2s में, और उसके बाद फिर वो किस में जाना चाहिए था बाद में अगर बचता तो आप लोगों के किस में 2p में। तो अगर मैं ये कहूँ कि तुम ये चाह रहे हो, ये वाला काम तुम कर रहे हो, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ तुम ऊपर पहुँचा रहे हो। अच्छा, इतना तो हमें पार्ट समझ में आ चुका है। अब उसके आगे क्या, अ, इस काम के लिए एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है हम लोगों को 58.44 नैनोमीटर, यानी कि एक्साइटेशन आपने किया, इस काम के लिए आपको एनर्जी लगी, ये एनर्जी इसने 58.44 नैनोमीटर वाले ने दी। अब अगर कोई तुमसे ये पूछे, अगर इमेजिन लैम्बडा नहीं दिया होता, अगर इमेजिन करो कि लैम्बडा नहीं दिया होता, तो अगर कोई तुमसे पूछता कि जो आप एनर्जी है, ये एनर्जी किसके बराबर है, ठीक है, ये एनर्जी आप लोगों के किसके बराबर है, आप ये बताओ करके, तो कैसे करते करके फिर इसको कि ये वाली चीज़। The lowest excited state for helium lies 4857 centimeter inverse below the above. अगर आपको लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट हीलियम की 4857 सेंटीमीटर इनवर्स दी है, ऑब्वियसली लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट उसके लिए 2s होगी ना, क्योंकि 2p तो उसकी पहली एक्साइटेड स्टेट वही है, बाकी 1s तो ग्राउंड स्टेट है। अच्छा, और उसके बाद वो पूछ रहा है करके बिलो द अबोव, ऊपर वाले से जस्ट एक नीचे में, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इन एनर्जी ऑफ द लोअर एक्साइटेशन स्टेट वो तुमसे पूछ रहा है करके कि इसकी कितनी होगी करके।
सवाल देखो है तो थोड़ा अजीबोगरीब यार, टाइम मुझे भी एक्चुअल में लग रहा है इसमें काफ़ी। Helium atom can be excited to 1s 2p1 while lambda equal to इतना if the lowest excited state for helium lies 48 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि इसकी एनर्जी तुमको दी है और यहाँ से यहाँ जाने की एनर्जी तुमको दी हुई है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लोअर एक्साइटेशन स्टेट। देखो तुमसे एक्चुअल में ना वो ये पूछ रहा है करके, पहले तो वहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है यही एक्चुअल में काफ़ी हद तक क्लियर नहीं था। एनर्जी ऑफ द लोअर एक्साइटेशन स्टेट, एक्चुअल में शायद एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से मेरे लोअर एक्साइटेशन स्टेट अगर वो जाता, यानी कि 1s से 2s अगर वो जाता, ये वाला जर्नी अगर वो जाता, तो तुम्हें ये वाली चीज़ कैलकुलेट करना है, यानी कि x। 2s से 2p तुम्हें दिया नहीं है, ठीक है, यानी कि नहीं रुको, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लोअर एक्साइटेशन स्टेट। पहले काम करते हैं, इस वाली चीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी वाले फॉर्मेट में, देखते हैं फिर कुछ आगे बढ़ते हैं क्या। SC बाय लैम्डा 19.878 10 की पावर माइनस कितना आता है, तो मेरा दिमाग भी एक्चुअल में आउट ऑफ हो गया है, ध्यान भी नहीं आ रहा है मुझे कितना आता है। 10 की पावर 8 था और 10 की पावर माइनस 34 था, यानी कि 10 की पावर माइनस 26 आता है, और नैनोमीटर है, यानी कि 10 की पावर माइनस 9 था तो ऊपर जाके प्लस 9 हो गया होगा, और 58.44, ठीक है। देखते हैं पहले तो 19.878 डिवाइडेड बाय 58.44, यानी कि 0.34 के करीब मेरा आंसर आ रहा है। 0.34 10 की पावर 26 है, उधर 9 है, यानी कि 10 की पावर माइनस 17 है मेरे पास मीटर में, और सही ऑब्वियसली जूल में एनर्जी है ना। फिर इसको मैं यहाँ शिफ्ट करके 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल की ये मेरे पास एनर्जी है। अब ये कौन सी वाली एनर्जी है, ठीक है, वो मुझे देखना है। ये एनर्जी मेरी कौन सी है, हीलियम एटम कैन बी एक्साइटेड टू 1s 2p1 1 to 1s 2p1 बाय लैम्बडा, यानी कि वहाँ से वहाँ उसको अगर जाने को कहा जाए तो इतनी एनर्जी उसको लगेगी। अच्छा, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लोअर एक्साइटेशन स्टेट। लोअर एक्साइटेशन स्टेट, यहाँ पे तुम्हें वेव नंबर भी तो दिया हुआ है, वेव नंबर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम लाइस 4857 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, यानी कि लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट तो 2s है बराबर, तो 1s से लेकर
2s के बीच का तुमको गैप दिया हुआ है करके, ठीक है, वो कितना दिया है 4857 सेंटीमीटर इनवर्स, बराबर है। अच्छा, और उसके बाद अगर तुम्हें सेंटीमीटर इनवर्स पता है, यानी कि तुमको पता है वेव नंबर, और अगर तुम्हें वेव नंबर पता है तो वेव नंबर से अपन क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ, है ना। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और यानी कि E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, यानी कि V इक्वल टू एच सी इंटू न्यू बार। तो ये होगा 19.878, और 10 की पावर में कितना आता है फिर से -26। अच्छा, अब यहाँ एक दिक्कत है, तुम्हारी वेव नंबर सेंटीमीटर में है। चलो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 4857, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर नॉर्मल इंसानों के जैसे अगर मैं बिहेव करूं तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी 1/फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा की वैल्यू ये आएगा, 1 मिनट, ये आएगा, लैम्बडा की वैल्यू आएगी 4857, 1/4857 सेंटीमीटर। तो एच सी बाय लैम्बडा यानी कि 1 बाय, तो ये आ जाएगा इंटू 4857 इंटू में 10 की पावर -2। तो 19.87 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 19.87 को मल्टीप्लाई करना है, कितने से करना है तो भूल गई मैं, 4857 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4857, अरे बाप रे, दैट इज़ 96508, 96508, 96508 और 0.5 कुछ करके, और 10 की पावर -28। तो मैं डेसिमल वहाँ अगर शिफ्ट कर दूँ, 1 2 3 4 डेसिमल, तो 9.6 करके उसमें 4 डेसिमल कम कर देते हैं, -24 कर देते हैं, है ना। तो ये आ गई मेरे पास एनर्जी। क्या करूँ इस एनर्जी का मैं अभी, हाँ एकदम ही टाइम पास चीज़ लग रहा है ये काला क्वेश्चन तो एकदम, बट ऑब्वियसली टाइम पास नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें खास करके। Calculate the energy of the lower excitation state. तो अभी इसमें से मुझे 2s और 2p के बीच का जो गैप है, ये वाली चीज़ कितनी दी हुई है करके, 1s से लेकर 2p यहाँ पर भेज रहे हैं करके, ठीक है। 1s से लेकर 2p यहाँ पे हम लोग जो भेज रहे हैं, इस 1s से लेके 2p के बीच का जो तुम्हें गैप है, ये एक्चुअल में पता होना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं पता है। और 2s से लेकर 2p ये वाला जो गैप है, ये हम लोगों को पता चल चुका है, यानी कि वो है आप लोगों का 3.4 इंटू 10 की पावर -18। ये मुझको यहाँ पुट करना है ना, 1s और 2p वाला। तो अभी 1s से आप उसको 2p कर रहे हो, यानी कि आप उसको आयोनाइज कर रहे हो, बराबर, आप उसको क्या कर रहे हो, उसको आयोनाइज कर रहे हो। अब ये वाली जो चीज़ है, इसके साथ क्या गेम खेलना चाहिए हम लोगों को, ये वाला तुम्हें नहीं जानने को मिलेगा।
तो अगर मैं सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं, कितना -13.6 इंटू आप लोगों का z²/n², तो -13.6 z², यानी कि कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 4 24, 1 मिनट, 24, और कैरी चला जाएगा 2, 4 3 12, 13 14, 4 1 4, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो अभी इस वाले काम को देखो कैसे यार, ये सवाल है एक्चुअल में ऑलमोस्ट 15 मिनट ले चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसने मेरा ले लिया है। देख लेती हूँ इसको, बस आखिरी का एक अटेम्प्ट और दे के देखते हैं, अगर नहीं बना तो नहीं बना, फिर बाद में इसको, क्योंकि इतना टाइम अगर ये एग्ज़ाम हॉल में मेरे से भी ले लेगा तो कोई मतलब ही नहीं ना, ऐसे सवाल को बनाकर कोई मतलब ही नहीं है। अभी यहाँ पे जो ये वर्ड बोल रहा है, एनर्जी ऑफ द लोअर एक्साइटेशन स्टेट, अब ये इसकी क्या बकवास है, ये क्या बोलना चाह रहा है तुमको। इस सवाल को हम लोग अभी यहीं पे रुकते हैं करके, क्योंकि ये वाला सवाल अभी एक नज़र में तो बन ही नहीं रहा है, हो सकता है दिमाग कभी आउट ऑफ द ऑर्डर हो, शायद इसलिए नहीं बन रहा हो। तो अभी 7 ही सवाल बनाए हैं मैंने आज के। अब इसका 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू देखते हैं, क्योंकि 10 सवाल बना लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा देखो होने में आ गया है। अभी तुम लोगों की क्लास वाला काम भी मुझे करना है, तो एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको ओवर करते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं, फ्रेश माइंड के साथ एक बार फिर से मैं इसको अटेम्प्ट करके देखूंगी, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो ये यू एवरेज है, आई थिंक ये प्रियांशु ने मुझसे पूछा था। तुम लोग अभी काइनेटिक थेरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे, वहाँ पे आप लोगों को ये यू एवरेज वाली बला, यू आर एम एस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिलेगी करके, ठीक है। फिलहाल अभी तुम लोगों के ये काम का नहीं है, बिल्कुल भी ये काम का नहीं है। बट यहाँ पर उसने अगेन तुमसे पूछ लिया है करके कि आपको डी ब्रोगाइल वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एक हीलियम एटम के लिए इन अ कंटेनर एट आप लोगों का 300 केल्विन। तो देखो, ये बहुत ही एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है जो कि तुम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। जो यू एवरेज होता है, यू एवरेज का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो तुम लोगों का होता है √ऑफ कितना 8 kBT और अपॉन में πm, जहाँ पर ये जो तुम लोगों का टी है, टी फॉर टेम्परेचर, जो कि कैल्विन में पुट कर लोगे, पाई की वैल्यू तुम्हें पुट करनी आती है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ से एम क्या होगा, हीलियम एटम, तो ऑब्वियसली हीलियम का मास पुट करोगे। के भी यहाँ पे क्या है, के भी यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो कि तुम अपनी फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ोगे। यू एवरेज क्या है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी आपके 3 टाइप की होती है, एवरेज, आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल। तो ये एवरेज है। फिर उसके बाद लैम्बडा इक्वल टू h/mv का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा करके, सो सिंपल। तो इसी में चलो शुरू करते हैं करना इस काम को। कहाँ करूँ मैं, अपने पर जगह देखनी पड़ेगी।
तो ये ले लेते हैं एक ऐड पेज। तो देखो क्या हो जाए, कहाँ चला गया, एक मिनट, गलत जगह ऐड हो गया। तो क्या हो जाएगा, √8। अब के बी यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन। और अपॉन में पाई की वैल्यू जो तुम्हें रखनी है 22/7 या जो तुम्हें रखना है वो रखो। अच्छा, अब यहाँ पे लोगों से गलती होगी मास की वैल्यू रखने पे, तो यहाँ पे आपको 4 नहीं रखना है। यहाँ पे उसने देखो तुमसे बोला है हीलियम एटम, ठीक है, उसने तो इसीलिए यहाँ पे जो मास की वैल्यू है वो तुम लोगों को क्या करनी है, इस तरीके से कन्वर्ट करना है उसको। कन्वर्जन फैक्टर याद है 1.66 इंटू 10⁻⁻ कितना था, 24 ग्राम। तो उसको अगर केजी में कन्वर्ट करूँगी तो -27, ठीक है, वो 4 AMU है। तो AMU से मैंने उसको कन्वर्ट किया है किस में, आपके ग्राम में, क्योंकि एटम है ना, हीलियम एटम, ठीक है, मोल कंसेप्ट सादा सा। अब इतनी गंदी कैलकुलेशन करने का मेरा अब तो बिल्कुल मूड भी नहीं बचा है, ऊपर वाले कांड की वजह से। ऊपर वाले सवाल ने बहुत तोड़ दिया एक्चुअल में। तो 300 इंटू 2 ये वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा 600, और 600 के बाद में ये 10⁻⁻23 और 10⁻⁻27 यानी कि 10⁻⁻24। अच्छा, डिवाइड में कितना, ये ऊपर में 1.38 है और नीचे में 3.14 और 1.66 है। वाह देवा। तो अच्छा ये कितना हो जाएगा 27। अच्छा, ये ऊपर से 4 बचता है ना, और वो भी तुम्हारे पास बचता है +4। देखो अब तो दिमाग भी ख़राब हो चुका है। अच्छा, तो 10⁻4 बाहर जाके बन जाएगा 10⁻2, ठीक है। 600 इंटू 1.38 ये वाली चीज़ देख लेते हैं। 600 बस सादा कैलकुलेशन था, हाथ से कर लेना चाहिए था। 828, तो ये आ गया 828 अपॉन में 3.14 और उसके बाद मल्टीप्लाई में 1.6। 3.14 मल्टीप्लाई में 1.6 कितना हो गया 5.024। अच्छा 5.024, कोई मतलब नहीं है 5.024 को रख कर 828 यानी कि 4 1 4, उसके बाद 828 को मैं डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 5.024 से नहीं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है उतना बारीक कैलकुलेशन करके। तो 165.6 आया है ना। तो 10⁻2 और √, में 165.6, इसे मैं अप्रॉक्सीमेटली 166 मान लेती हूँ। चलो, तो अब 169 तो 13 का √, होता है, तो ऑब्वियसली ये नंबर तुम्हारे 13 से कम होगा। तुम चाहो तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि अभी मेरा निकालने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मानकर चलती हूँ करके कि इसकी वैल्यू बाहर निकलने के बाद कुछ 12.73 के आसपास आ रही होगी, बल्कि हो सकता है ज़्यादा भी आए, हो सकता है कम भी आए। इंटू 10⁻2, तो यानी कि ये 1273 आया है। क्या आया है यहाँ से, मेरी वेलोसिटी फाइनली। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद में लैम्बडा भी कैलकुलेट करना है। तो अभी लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा इज़ h/mv, ये वाली चीज़ है ना। अब h तुम्हें पता है, उसको पुट कर दो। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ये आ गया। वेलोसिटी अभी भी निकाले हो 1273 करके। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ध्यान देना, आप लोगों को बोला है मास ऑफ हीलियम एटम करके, ठीक है। तो मास ऑफ हीलियम एटम कितना हो जाएगा, वही तुम्हारा 4 इंटू में कितना आपका वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 करके वाली चीज़, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया बस ख़त्म। यहाँ से तुम लोगों का आंसर कैलकुलेट कर लो, निकल कर आ जाएगा जो भी तुम्हें निकालना है वो। तो अब यहाँ से ये जो भी आंसर आए उसे देख लेना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है करके। अच्छा, अब आगे एक और सवाल देख लेते हैं लगे तो। कौन सा, ये मेरे बताने लायक नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 29, मुझे नहीं पता तुम में से किसका डाउट है करके, बट ये मेरे बताने लायक सवाल नहीं है। तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। अभी अभी मैंने आज की ही क्लास में एक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड सवाल ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास एक्सरे ट्यूब है, पोटेंशियल डिफरेंस तुमने 20 kV का किया है, यानी कि 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट का। फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जनरेटेड। तो तुम्हें ये बताना है कि सबसे छोटी वेवलेंथ जो एक्सरे की तुम यहाँ से जनरेट कर सकते हो वो कितनी होगी करके, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, पहले तो वो डिसाइड करते हैं हम लोगों को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू h/mv मत लगा देना, क्योंकि लैम्बडा इक्वल टू h/mv
मैटर के लिए है, और एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यू हैव टू अप्लाई फोटोन का फॉर्मूला, यानी कि E=SC/λ, ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये वोल्ट में है। अभी मैंने जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, मैंने जो लास्ट टाइम डाउट डिस्कशन की क्लास ली थी उससे मैंने बताया था कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो वोल्ट और आप लोगों का क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रो वोल्ट, बोथ आर द सेम थिंग। बट अगर आप यहाँ पर इसकी बात कर रहे हो करके मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में आप उसको जूल में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, 2 × 10⁻⁴, 1.6 × 10⁻⁻19, ये मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या, ये मेरी एनर्जी है, ये मेरी क्या है, एनर्जी है, ठीक है। ये मेरी एनर्जी है, जो भी मेरे को पोटेंशियल दिया है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया ना मेरे उस चार्ज से, उस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो ये मेरी एनर्जी है। अब एनर्जी की वैल्यू कितनी रखोगे, ये रखोगे 2 × 10⁻⁴ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। एच और सी का मल्टीप्लिकेशन तो अब रट गया है आज की क्लास के बाद मुझे, ये इतना, और अपॉन में लैम्बडा। अब यहाँ से जो भी लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी मिनिमम वेवलेंथ होगी, है ना, कि इससे मिनिमम पे तो हमारा काम बन ही नहीं सकता। अच्छा, और क्या डाउट है इस वाले पेज में, 32 नंबर का डाउट है। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेल्ट 1 ग्राम आइस व्हेन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 330 जूल पर ग्राम। ये उसी टाइप का सवाल है जो अभी हम लोग Br2 का बॉन्ड तोड़ना है, Cl2 का बॉन्ड तोड़ना है, H2 का बॉन्ड तोड़ना है, ये एग्जैक्टली वही है, बस यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है। वहाँ पे आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे ऐसे वर्ड्स सुना सुना के डरा रहा था, यहाँ पे वो तुम्हें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जैसे वर्ड्स देकर सुना रहा है। बट बेसिकली किसी ना किसी प्रोसेस को करने के लिए आपको एनर्जी की तो आवश्यकता होती है, और हर प्रोसेस से रिलेटेड एनर्जी की एक नाम दिया गया है। बॉन्ड तोड़ रहे हो डिसोसिएशन एनर्जी, कुछ मेल्ट कर रहे हो फ्यूजन वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे बस फैशनेबल नाम दिया है आपको। बस ये बात अच्छी है कि 330 जूल, यानी कि कम से कम किलो जूल वाली नौटंकी आनी है। 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने का है तो 330 जूल की आप एनर्जी उसको दो, बात खत्म, ठीक है। कोई पर एटम नहीं है, या हाँ पिछले वाले केस में क्या होता था, पर एटम रहता था, तो पर एटम से पर मॉलिक्यूल जाने के लिए हम उसको एवोगैड्रो से डिवाइड करते थे। यहाँ तो पर ग्राम की बातचीत हो रही है, क्या दिक्कत। E=n टाइम्स ऑफ hc/λ होता है, बट फ्रीक्वेंसी के टर्म से बोल रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, E=h न्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ई तुमको दिया है कितना, 330 जूल, अब किलो में तो है नहीं, एन तुमको ढूंढना है, एच की वैल्यू तुम्हें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी तुमको दी है 5 इंटू 10⁻⁻13। जो करना है पूरी कैलकुलेशन कर लो, तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे आंसर पॉइंट वगैरह में आए, जैसे चलो निकाल ही लेते हैं करके क्या जैसे तैसे, तो ये हो जाएगा 330 = n टाइम्स ऑफ 6.626, पहले पावर कैलकुलेट करते हैं, -34 और -13 यानी कि 7, और ये हो जाएगा -47। 10 की पावर में 6.626 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6.626 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 33.13। तो इसको 33.13 को तो ऑब्वियसली इसके डिवाइड में ही आना है, 33.13। अब देखो 13 का ना कोई मीनिंग नहीं है, एक काम करते हैं, चलो इग्नोर करते हैं, वैसे इग्नोर तो करना नहीं चाहिए बट लेट अस अज्यूम मैंने इग्नोर कर दिया, तो अगर मैं इग्नोर कर दूंगी इस 33.13 को, ठीक है, तो ये वाली चीज़ सिर्फ नीचे 33 बचेगी। अगर नीचे सिर्फ 33 बचा तो 330 डिवाइडेड बाय 33 दैट विल बी 10, और ये 10 की पावर -47 भी तो नीचे आएगा उसके साथ साथ, जिसको अगर मैं ऊपर भेज दूँ तो n की वैल्यू आएगी 10 की पावर माइनस नहीं, कितनी आ जाएगी, +48। अगर मैं इग्नोर करूँ तो, अब अगर मैं इग्नोर नहीं करूँ तो इसका आंसर 10 से कम यानी कि 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। लेट्स देख लेते हैं एक बार पीछे आंसर किस फॉर्मेट में दिया है। अगर 9 पॉइंट के फॉर्मेट में दिया है तो फिर मैं इग्नोर नहीं करूँगी, इसीलिए डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में जो आंसर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था यार, मैं तो क्वेश्चन भी भूल गई हूँ, देखना पड़ेगा वापस से जाकर। 30s या 20s के लाइन का कोई क्वेश्चन था आई थिंक, 2 मिनट रुको, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर, कौन सा है आपका 32।
ठीक है, हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर कर रहे थे, तो एक बार चेक कर लेते हैं 32 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है करके। 32 यहाँ लिखा है 10 की पावर 22। ओ माय गॉड, ये आंसर तो एकदम विचित्र दुनिया का आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है करके। पावर, अगर पहले बात तो इसने भी कुछ अप्रोक्सीमेशन ही की हैं, है ना। अच्छा चलो देख लेते हैं मैंने क्या गलती कर दी है, और वहाँ पे हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दी हो, वैसे भी मेरा दिमाग अभी फ़िलहाल ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसीलिए एक बार मैं अपनी गलती एक बार चेक कर लेती हूँ, हो सकता है मेरे में ही कोई मतलब गड़बड़ हो। तो 330, 10 की पावर -34 और 10 की पावर -13, ये कितना हो जाएगा, एक बार क्लियर कट सॉल्व करते हैं, रुको। 330 आएगा इक्वल्स टू में अपॉन में एच आएगा, एच यानी कि 6.626 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो 6.626 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33.13 क्रिएट होता है। अच्छा 10 की पावर -34 और उसके बाद 10 की पावर कितना है, वो 13 है। अरे मैंने इसको -13 ले लिया है, इसीलिए मेरा आंसर गलत आ रहा है। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अंडा दे ही रही होंगी मैं, ठीक है। -34 और आपका 13, यानी कि पावर कितनी क्रिएट होगी यहाँ पर, पावर क्रिएट होगी 10 की पावर में कितना, 4 में से 3 1 और 3 में से 1 21। हाँ अब बराबर आता है देखो, ठीक है। ये वाली चीज़ को तुम क्या कर लो, 10 ले लो, हाँ ये वाला ये आता, देखो ये आ गया आंसर, यही तो पीछे आंसर है 10 की पावर 22। यानी कि इस इंसान ने भी आंसर कैसे किया है बताओ, एकदम अप्रॉक्स लेकर, और अगर वो अप्रॉक्स नहीं करता तो इसका आंसर 9 पॉइंट में कुछ आता करके, ये देखो 10 की पावर 22। ठीक है, तो अभी जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं करके, इसको तुम अटेम्प्ट कर लो। वाला जो क्वेश्चन है जिसमें मैं अटक गई हूँ उसको मैं देख लेती हूँ करके, आज तो नहीं, ऑब्वियसली कल सुबह ही, क्योंकि अभी देखने का कोई मतलब नहीं है, कुछ घंटे बाद ट्राई करते हैं तो हो सकता है शायद बन जाए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस है कि वो सवाल अगर एग्जाम में आता तो मैं खुद छोड़ देती पर्सनली। अच्छा अभी एक्सरसाइज 1 में से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बाकी हैं, एक्सरसाइज 1 से अब जितने भी क्वेश्चन बाकी होंगे वो सब के सब अब मैं डिस्कस करके कल ख़त्म कर दूंगी, तो कल एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा। और तुम लोगों ने तो एक्सरसाइज नंबर 2 का भी काम भेज दिया है, एक बार मैं देख लेती हूँ। जैसे श्रेयन ने जो एक्सरसाइज नंबर 1 भेजा है उसमें श्रेयन आज बहुत सारे तो देखे हम सॉल्व कर चुके हैं, कुछ कुछ तेरे बाकी रह गए, तो ऑब्वियसली उसको कल के लिए रख दे। अच्छा और उसके बाद रोनित का लगे तो देख लेते हैं। रोनित का क्या है, एक्सरसाइज 2 का उसने कुछ भेजा है, और उसके बाद 39 41 45 बोल रहा था वो, 39 41 45 कहाँ है 39 41 45, तो पहले देख लेते हैं। रोनित तुमने पूछा था 34, तो 34 तो देखो हो चुका है। तुमने पूछा था 32, वो भी हो चुका है। उसके बाद 39 41 और 45, 39 भी हो चुका है, डाउट सॉल्व हमारा। 41 भी मैं बता चुकी हूँ करके, वो मैंने करने को कहा है, और 45 मैं बता चुकी हूँ, तो तुमने जितने पूछे थे उतने मैं बता चुकी हूँ। 16 17 तो पहले दिन ही बता दिए थे, 16 17 20 उसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा 20 23 और 27, ठीक है 20 23 और 27, 23 भी तो उसी दिन बता दिया था। अच्छा रही बात सवाल 20 की, तो वो भी बता दिया है, और 23 कहाँ है, दिख नहीं रहा है मुझको। 23 भी हो गया है हमारा कंप्लीट। 27 वाला वो मैंने रोका था, बोला था तुम लोगों को कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे उसको कर लेना करके, ठीक है। तो रोनित ने जितने भी एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड डाउट्स बोले थे उसके हो चुके हैं, सिवाय 27 को छोड़कर। अच्छा अब उसमें प्रियांशु का एक बार देख लेते हैं कि प्रियांशु ने क्या भेजा है। प्रियांशु ने क्वेश्चन नंबर 45 एज अ डाउट भेजा है, तो हाँ प्रियांशु आज मैंने इस वीडियो में बता दिया क्वेश्चन नंबर 45। उसने HI वाला क्वेश्चन भी पूछा है और उसने वो यू एवरेज वाला भी पूछा है, तो वो सारे हो चुके हैं। उसके बाद 22 पूछ रहा है, 25 पूछ रहा है, 27 25 और 27 तो मैं कल डिस्कस करूँगी प्रियांशु, तब हो जाएगा। 22 में एक्चुअल में मैंने श्रेयन को बताया आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन उसका, ठीक है। तो मैं वही वाला वॉइस नोट तुम्हें भी फॉरवर्ड कर दूंगी, तो उसको देख कर तुम 22 सुनकर तुम उसको 22 बना लेना, उसको मैं अलग से नहीं बताने वाली हूँ। हाँ बट मैं तुम्हें बता देती हूँ करके ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। वो जो हमने नहीं पढ़ा था लिमिटिंग करके एक टॉपिक पढ़ा था, डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच, वो वाले टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा और उसके बाद 25 वगैरह जो प्रियांशु तेरा है वो बाद में, और श्रेयन क्या नाम है इसका, स्पर्श,
तुम अपने डाउट्स के क्वेश्चन नंबर लिख कर भेजो करके, ठीक है। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को हम लोग अभी ओवर करते हैं करके, बचे हुए डाउट्स हम लोग अब कल सॉल्व करेंगे करके, ठीक है।